हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी, क्लास 8 के लिए हमारी लास्ट क्लास थी, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा था। और आइए आज उस चैप्टर को हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और कल के चैप्टर को एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल वाली जो हमारी क्लास थी उसमें मेनली हमने पढ़ा था, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके प्रमुख 4 क्लासेस होती हैं जिसमें इनको डिवाइड किया जाता है। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये 2 तरह के हैं, एक तो नुकसान पहुंचाने वाले और एक फ़ायदा पहुंचाने वाले। फ़ायदा पहुंचाने वाले जो माइक्रोब्स थे उनके यूजेस हमने पढ़े थे कि खाने की चीज़ें बनाने के काम में आते हैं, उसके अलावा दवाइयाँ बनाने के ये काम में आते हैं, फर्मेंटेशन के काम में आते हैं, एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ होती हैं वो बनाने के काम में आते हैं, वैक्सीन्स बनाने के काम में आते हैं। तो ये जो फ़ायदेमंद चीज़ें थी इन माइक्रोब्स की वो तो हमने पढ़ ली थी। अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और माइक्रोब्स की जो हानियाँ हैं उनके बारे में हमने कल स्टार्ट कर दिया था पिछली क्लास में हमारी में। और अब आगे बढ़ते हैं और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम हमारी लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और जो हमने लास्ट हमारा टॉपिक छोड़ा था वो था कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, कम्युनिकेबल यानी कि कम्युनिकेशन से फैलने वाली। अब ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है ये फैल सकती है किससे, एयर से, वाटर से, एक दूसरे के कांटेक्ट से, एक दूसरे की काम में ली हुई चीज़ों को यूज करने से। इन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि ये डिजीज जो होती है एक दूसरे के संपर्क से फैल जाती है। जैसे कॉमन कोल्ड है, जो अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं जैसे कॉमन कोल्ड हो रखा है, तो जब वो व्यक्ति छींकता है तो हम कहते हैं ना कि भाई छींकते या खांसते टाइम क्या करना चाहिए, नाक पर और मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि छींकते समय अगर हम नाक पर रुमाल नहीं रखते हैं तो वो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हमारी स्नीज के साथ एयर में आ जाते हैं, और एयर से जो भी व्यक्ति हमारे आसपास बैठे हैं अगर वो उस एयर में, कंटेमिनेटेड एयर में सांस ले रहे हैं तो उनके भी चांसेस होते हैं कि वो भी कॉमन कोल्ड से ग्रसित हो सकते हैं। ऐसी ही बात है टीबी या ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है। और ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है, तो कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, ये जो बीमारियां हैं ये कैसी बीमारियां हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। चलिए, तो कम्युनिकेबल डिजीज के बाद अब हम आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं कैरियर्स के बारे में। कैरियर्स या वाहक। अब ये क्या होते हैं कैरियर्स या वाहक, तो देखिए कैरियर्स या वाहक क्या हैं कि कुछ बीमारियां जो होती हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होती है, लेकिन उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म्स करते हैं, जिनको कि क्या कहा जाता है, कैरियर्स या वाहक कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं diseases to another organisms, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाते हैं, जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स भी होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, कैरियर्स या वाहक। तो वाहक वे जीव जो कि बीमारियों को किसी अन्य जीव तक पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें वाहक या कैरियर कहा जाता है। सबसे पहला जो कैरियर है जिसके बारे में हम बात करें वो है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई या घरेलू मक्खी, ये जो हाउस फ्लाई होती है जिसके बारे में हम जानते हैं कि हमेशा हमको घर पर ये कहा जाता है कि खाने पीने की चीज़ों को हमें ढककर रखना चाहिए, साथ ही साथ ऐसी चीज़ें जो ढकी हुई नहीं हैं उनको हमें नहीं खाना चाहिए। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है हाउस फ्लाई। होता यह है कि ये गंदी चीज़ों पर बैठती है और उन्हीं गंदी चीज़ों पर बैठने के बाद ये उड़कर हमारे खाने पीने की चीज़ों पर जब बैठ जाती है तो हमारे खाने की चीज़ें जो हैं वो कैसी हो जाती हैं, कंटेमिनेटेड या दूषित हो जाती हैं, और इस वजह से
हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, फूड पॉइजनिंग वगैरह का शिकार हो जाते हैं। दूसरा जो वाहक या कैरियर है कुछ बीमारियों को फैलाने का, वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है ये किसके लिए, प्लाज्मोडियम, जो कि क्या फैलाता है, मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम जो होता है इस बीमारी को फैलाने वाला, प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो पैरासाइट है उसको कहाँ से, ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है इसकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उसके अंदर ये पाया जाता है प्लाज्मोडियम, और जब ये हमारे ब्लड को सक करती है तो इसके ब्लड के साथ इसकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनमें से ये प्लाज्मोडियम कहाँ पहुंच जाता है, हमारे ब्लड में पहुंच जाता है, और ब्लड में जाकर ये हमारे अंदर किसको उत्पन्न करता है, मलेरिया बुखार को उत्पन्न करता है। थर्ड वन जो है वो है फीमेल एडीज फ्लाई। एडीज मॉस्किटो या एडीज फ्लाई जो कि डेंगू वायरस जो होता है उसका कैरियर का काम करती है। एडीज फ्लाई लिख लें या इसको मॉस्किटो भी लिख सकते हैं। तो एडीज जो मच्छर होता है ये किसको, फीमेल एडीज मॉस्किटो जो होता है ये डेंगू फीवर जो है उसके कैरियर के लिए काम करती है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि मलेरिया रोग का वाहक कौन है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर, और डेंगू बुखार का वाहक कौन है, तो ये है मादा एडीज मच्छर। ये दोनों हमें याद होने चाहिए, कई बार एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। अब ये जो मच्छर हैं जिनसे कि हमें इतनी तरह की बीमारियां हो रही है, इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए ये जो मच्छर होते हैं जितनी भी तरह के, ये सभी पानी के अंदर अपने अंडे देते हैं। अब पानी ऐसा नहीं कि किसी तालाब वगैरह में जाएंगे, कहीं भी इनको तो रुका हुआ पानी, अगर कहीं पर स्टैग्नेंट वाटर अगर कहीं है तो ये उसमें अपने अंडे दे देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें इनसे बचने के लिए करना ये चाहिए कि अपने आसपास कहीं भी पानी को रुकने नहीं देना चाहिए। अगर कूलर वगैरह में पानी है तो उसको भी पोंछकर अच्छे से साफ करके रख देना चाहिए, और घर के आसपास नाली वगैरह में अगर बारिश के दिनों में गंदगी है भी तो उसकी सफाई करते रहना चाहिए। कहीं भी अगर रुका हुआ पानी है तो इन मच्छरों की वजह से हमें फीवर हो सकता है। इसके बाद अब ये नहीं है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये केवल हमारे अंदर ही बीमारी उत्पन्न करते हैं, ये पशुओं में भी बीमारी उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ ये जो जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके अंदर भी बीमारी उत्पन्न करते हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि वायरस से होने वाली बीमारियां, ठीक है, तो जो वायरस यानी कि विषाणु, इनसे होने वाली बीमारियां जो हैं उनसे बचना, उन कौन कौन सी बीमारियां हैं वायरस से होने वाली, तो हम जानते हैं मीजल्स। मीजल्स जिसको हम माता कहते हैं, हमारे घरों में हमारे फुंसी वगैरह निकल जाती है जब कहते हैं माता निकल आई है। चिकन पॉक्स है, पोलियो है, और हेपेटाइटिस है ना। ये जो बीमारियां हैं ये किससे होती हैं, विषाणु या वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। इसके बाद हम बात करें प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, तो प्रोटोजोआ अभी हमने पढ़ा, इससे होने वाली बीमारी है मलेरिया। तो मलेरिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मलेरिया जो है ये किसी ना किसी कारण से हो रहा है, और मेन कारण क्या है इसका, मॉस्किटो। तो अपने आसपास गंदा पानी ना रुकने दें, और मच्छरों से बचने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करें। अगर वो भी नहीं है तो नीम की पत्तियां जो होती हैं सूखी, उनको जलाने से भी मच्छर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कल भी हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हमने पढ़ी थी टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस हमने पढ़ी थी, टीबी, जो कि होने वाली बीमारियां हैं किससे, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। साथ ही साथ कॉलेरा, हैजा जिसको कहते हैं, यह भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। तो हमें करना ये चाहिए कि जिस भी कारण, जैसे हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस गंदे पानी की वजह से हो जाती है, तो साफ पानी पीना चाहिए, पानी को छानकर पीना चाहिए,
और गंदे चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। एयर से और पानी से ही ज़्यादातर बीमारियां होती हैं, तो हमें अपने आसपास जो पानी है वो हमेशा साफ छान कर पीना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगली हम बात करें कि ये जो बीमारियां होती हैं ये जानवरों में भी हो जाती है। जैसे कि जानवर जो होते हैं ना, उनका खुर जो होता है, खुर या उनका मुंह जो है वो पक जाता है कुछ माइक्रोब्स की वजह से, जो कि बीमारी उनके अंदर उत्पन्न करते हैं। इसके बाद बात करें प्लांट डिजीजेस की। अब प्लांट्स के अंदर भी बीमारियां होती हैं, किनकी वजह से? इन माइक्रोब्स की वजह से। प्लांट्स के अंदर जो होने वाली बीमारियां हैं उनमें हम याद करें, पहला नंबर तो रस्ट ऑफ व्हीट, ये होता है फंजाई की वजह से। ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट होता है फंजाई की वजह से। अब इसके अंदर क्या होता है? रस्ट मतलब चूरा बन जाता है। व्हीट की जो बाली होती है ना, जिसके अंदर व्हीट लगा हुआ रहता है, तो होता यह है कि इस फंजाई की वजह से वो जो दाने होते हैं ना वो काले काले हो जाते हैं, बिल्कुल पाउडर जैसा हो जाता है। जब हम गेहूं को निकालते हैं तो वह हमें गेहूं की जगह ब्लैक ब्लैक सा पाउडर मिलता है। याद करने का तरीका देखिए, यहाँ यू है और यहाँ भी यू है, तो अब हमसे गलती नहीं होगी। रस्ट और फंजाई दोनों की स्पेलिंग स्टार्टिंग में एक जैसी है, तो रस्ट और फंजाई से याद हो जाएगा। इसके बाद है येलो वीन मोज़ेक ऑफ भिंडी। येलो मोज़ेक ऑफ भिंडी, वाई और वाई के पास वी, ये देखिए याद हो गया। तो येलो मोज़ेक ऑफ भिंडी यानी कि जो भिंडी होती है ना, उसकी लीव्स की जो वीन्स होती हैं वो येलो कलर की हो जाती है। इसे ये वायरल डिजीज है, यानी वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके बाद है सिट्रस कैंकर। सिट्रस यानी नींबू। ठीक है, तो नींबू के अंदर होने वाली ये बीमारी है, और ये जो बीमारी होती है ये होती है बैक्टीरिया की वजह से। अब ये बी और सी पास पास है अल्फाबेट्स में, वी और वाई पास पास है, और यहाँ यू और यू से ऐसे याद हो जाएगा। क्लियर है? तो अब क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा कि वायरस येलो मोज़ेक किससे था, तो येलो वायरस हो गया। ठीक है, रस्ट तो आर यू और एफ यू फंजाई हो गया। सिट्रस कैंकर है तो सी के पास बी होगा और ये बैक्टीरिया हो जाएगा। इजीएस्ट वे टू लर्न, आराम से याद हो गया। ठीक है, अब ये तो बात हो गई बीमारियों की। आगे चलते हैं अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है फूड पॉइजनिंग। चलिए, अब है क्या फूड पॉइजनिंग? सबसे पहले हम इसको जाने कि फूड पॉइजनिंग है क्या। पॉइजनिंग, ठीक है, खाद्य विषाक्तता। फूड पॉइजनिंग हम जानते हैं अच्छे से। खासकर ज्यादातर ये जो फूड पॉइजनिंग होती है ना, ये गर्मियों के दिनों में होती है। कि मान लीजिए पुराना रखा हुआ खाना अगर हम खा लेते हैं, खराब हो गया हमें पता नहीं चलता, या फिर बाजार का खाना खा लेते हैं, ऐसा कि कुछ चाट वगैरह खा ली और मक्खियाँ वगैरह उस पर बैठी हुई थी, तो होता यह है कि हमारा पेट खराब हो जाता है। कई बार कुछ सीवियर कंडीशंस में व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। किसकी वजह से? फूड पॉइजनिंग की वजह से। तो इसको कहा जाता है कि जब हम किसी कंटेमिनेटेड फूड को खा लेते हैं, तो ये जो कंटेमिनेटेड फूड है, कंटेमिनेटेड मतलब दूषित भोजन, किसकी वजह से? माइक्रोब्स की वजह से। उसको जब खा लिया जाता है तो वो माइक्रोब्स जो हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण नॉर्मली तो व्यक्ति ठीक हो जाता है, लेकिन अगर कोई सीवियर कंडीशन हो जाती है तो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है, खासकर छोटे बच्चों की। किसकी वजह से? खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग की वजह से। और इसके लिए हमें करना क्या है? एक ही तरीका है कि हमें गली सड़ी चीज़ों को या फिर ऐसी चीज़ें जो कि हमें नहीं खानी चाहिए उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अब ये बात हुई फूड पॉइजनिंग की। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फूड प्रिजर्वेशन। खाद्य परिरक्षण। ये क्या है? देखिए, फूड प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करना यानी बचा के रखना। तो आपने देखा होगा कि हम खाने को फ्रिज में क्यों रखते हैं? खाने को फ्रिज में इसलिए रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। ऐसे ही जैसे सब्जी है, मान लीजिए उसको अगर हम आम है जैसे है ना, या नींबू की बात करें तो नींबू वैसे 8-10 दिन में खराब हो जाते हैं घर पर लाएं तो, लेकिन अगर हम उनका अचार बना लें तो वो 6-7 महीने तक भी खराब
नहीं होते हैं। तो ये तरीका क्या कहलाता है? फूड प्रिजर्वेशन। जैसे पहले हम बात करें फ्रिज की, तो फ्रिज में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो वहां पर ग्रो नहीं कर पाते और हमारा खाना स्पॉइल होने से बच जाता है। ये तरीका हो गया। अब कुछ मेथड्स जो है वो मेनली काम में लिए जाते हैं खाने को स्पॉइल होने से बचाने के लिए, और जो मेनली मेथड्स काम में लिए जाते हैं वो काम में लिए जाते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या किया जाता है कि कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है इन माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकने के लिए, जिसकी वजह से खाना खराब नहीं होता है। कुछ जो मेन इजीएस्ट केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं उसमें है सॉल्ट, शुगर और ऑयल, विनेगर, है ना। ये सब अगर डालते हैं, जैसे अचार में नमक अच्छे से डाल देते हैं, अचार खराब नहीं होता है। चीनी, जैम बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, तेल डाल देते हैं। आपने देखा होगा कि अचार के डिब्बे में जहां तक तेल है वहां तक फफूंद नहीं आती है, और तेल के ऊपर अगर वो अचार आ गया तो उस पर फफूंद आ जाती है। तो ये तो है कॉमन प्रिजर्वेटिव जिनको हम यूज में लेते हैं। केमिकल जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनकी बात करें तो वो है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोएट, ठीक है, ये हमारे सॉस वगैरह में डाला जाता है जिससे वो खराब नहीं होता है। एक है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दोनों नाम हम याद करने हैं। तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो हैं ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनका उपयोग किया जाता है जैम जो बनती है ना, जैम आती है उनमें, और ये जो स्क्वैश आते हैं, जूस आते हैं, फ्रूट जूस वगैरह, उनके अंदर ये केमिकल्स डाले जाते हैं। इसका उपयोग किया जाता है सॉस की बॉटल्स के अंदर। तो हम अगर टमाटो का मिक्सचर बना लें मिक्सी में पीस कर, तो वो 2-1 दिन में खराब हो जाएगा, लेकिन सॉस जो है वो साल भर तक भी खत्म नहीं होता है ना, खराब नहीं होता। किसकी वजह से? सोडियम बेंजोएट की वजह से। अब 1 बाय 1 हम सारे मेथड्स पढ़ लेते हैं जिनसे कि खाने को प्रिजर्व किया जा सकता है। पहला जो मेथड है वो है बाय सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट। सॉल्ट की मदद से अब कैसे प्रिजर्वेशन किया जा रहा है देखिए। तो सॉल्ट की मदद से प्रिजर्वेशन किया जा रहा है अचार बनाकर, ठीक है। तो अचार में हम इतना सारा सॉल्ट डाल देते हैं जिसकी वजह से अचार खराब नहीं होता है। अचार, इसके अलावा इसका उपयोग किया जाता है जैसे कच्चे आम जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए अमचूर बना लेते हैं हम आम का। साथ ही साथ इमली जो होती है ना उनको प्रिजर्व करके, तो जो इमली तोड़ के लाते हैं पकी हुई, उनके छिलके को हटाकर और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर और स्टोर करके रखा जाता है, तो इमली लंबे टाइम तक खराब नहीं होती है। साथ ही साथ मांस को प्रिजर्व करने के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है कि मांस जो होता है उसको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उस पर अच्छे से नमक लगाकर रख दिया जाता है फ्रिज में, तो वो ज़्यादा समय तक खाने योग्य बना रहता है। इसके बाद है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो ये खट्टा अचार बना रहे, ये हम बनाएंगे मीठा अचार। तो अचार है, मीठा अचार बनाते हैं हम आम वगैरह का, मुरब्बे बनाते हैं, जैम बनाते हैं, वो किस प्रिजर्वेशन हो गया, किसकी मदद से? शुगर की मदद से। अगला जो मेथड है वो है ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर, विनेगर जो है इसको हम बोलते हैं सिरका, ठीक है। तो ऑयल, हम घरों में जो अचार बनाते हैं उसमें तेल डाल देते हैं अच्छे से, तो तेल में अगर अचार डूबा रहता है तो खराब नहीं होता, उसमें फफूंद नहीं आती है। विनेगर जो है ये बाजार से जो हम अचार लाते हैं जो काफी खट्टे होते हैं उनके अंदर विनेगर डला हुआ है। घर पर भी हम अचार बनाते हैं उनमें विनेगर का यूज किया जाता है, और ये जो विनेगर है ये एक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, खाने को खराब नहीं होने देता है। अगला जो मेथड है वो है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का मतलब, जैसे देखिए हीट का मतलब क्या है? दूध है, ऐसे ही रख देंगे खराब हो जाएगा। दूध को बॉईल कर दिया 4-5 घंटे, अब खराब नहीं होगा। कोल्ड ट्रीटमेंट, इसी गर्म दूध को ठंडा करके फ्रिज में रख दीजिए तो अगले दिन तक खराब नहीं होगा। तो ये हो गया हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इसके अलावा एक मेथड जो है वो और काम में लिया जाता है जिसे कहा जाता है
पाश्चराइजेशन। अब देखिए ठंडी जगह पर क्या होता है कि माइक्रोब्स होते हैं ये ग्रो नहीं कर पाते हैं, और कोल्ड ट्रीटमेंट का ही एक तरीका है पाश्चराइजेशन। तो अब इस मेथड को सबसे पहले ढूंढा लुईस पाश्चर ने, ठीक है ना, और इसीलिए इसको कहा जाता है पाश्चराइजेशन। इसके अंदर क्या किया जाता है कि ये जो हम हमारे पैकबंद दूध लेकर आते हैं ना, पाश्चराइज्ड मिल्क, ये जो दूध की पैकेट्स आते हैं इन पर कभी आप देखिएगा तो उस पर लिखा रहता है पाश्चुरीकृत दूध या पाश्चराइज्ड मिल्क। अब हम नाम तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि पाश्चराइज्ड जो मिल्क है ये होता क्या है। तो पाश्चराइज्ड मेथड जो होता है इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो दूध होता है इसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लिया जाता है कितनी देर के लिए? 15 से 30 सेकंड के लिए, और फिर इसे अचानक ही ठंडा करके पैक कर दिया जाता है। अब अचानक ठंडा करने का मतलब क्या हुआ, देखिए कि जब हमने इसको गर्म किया तो इसके अंदर माइक्रोब्स खत्म हो गए, और जल्दी से हमने इसे जब ठंडा कर लिया विदिन सेकेंड्स, तो वो माइक्रोब्स इसके अंदर ग्रो कर ही नहीं पाए। जैसे जैसे टेम्परेचर नॉर्मल आएगा माइक्रोब्स की ग्रोथ दोबारा बढ़ने लग जाएगी। तो यहाँ हमने जब माइक्रोब सारे खत्म कर दिए और अचानक से ठंडा करके पैक कर दिया, तो क्या हुआ कि वो माइक्रोब्स उस दूध के अंदर ग्रो ही नहीं कर पाए, और फिर ये ठंडे वातावरण में ही रहता है दूध, तो इस वजह से जो दूध है वो खराब नहीं होता है। तो पाश्चराइजेशन मेथड को हम एक बार नोट कर लेते हैं कि नोट करते हैं। देखिए, द मिल्क इज हीटेड up to 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 seconds। दूध जो है उसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म कर लिया जाता है, एंड देन इट इज suddenly chilled and stored to stop the growth of microorganisms. This is called pasteurization. ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करके अचानक ठंडा करने से पैक कर लिया जाता है। दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करके अचानक ठंडा कर लिया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। ये तो बात हो गई पाश्चराइजेशन की। इसके बाद स्टोरेज और पैकिंग के लिए, तो स्टोर जब किया जाता है तो हम जानते हैं कि स्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर पैक किया जाता है, या फिर नाइट्रोजन गैस के साथ पैक किया जाता है, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें ऑक्सीडाइज होकर खराब नहीं होती हैं। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो है हमारे चैप्टर का, वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमसे कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। क्या है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो उसको जानते हैं अब हम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण
देखिए होता क्या है कि कुछ पौधे की जो जड़ें होती हैं उनके अंदर कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका काम क्या होता है कि हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको पौधे के लिए उपयोगी पदार्थों में बदलना। अब सभी ऐसा नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक माइक्रोब्स होते हैं जो दाल कुल के पौधे या लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी कि दाल वाले पौधे, इनकी जड़ों के अंदर पाए जाते हैं राइजोबियम, जो कि रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या है पहले तो हम ये जानें। तो देखिए जो मटर कुल के पौधे होते हैं ना, मटर कुल के पौधे मतलब जैसे चना है, मटर है, इनकी जड़ें जो होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। ये जैसे जड़ें हैं ना इनकी, ये देखिए, तो इनकी जो जड़ें हैं ना, इनके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे गांठ से बनी हुई होती है। कभी आपकी बार मौका मिले ना तो आप लोग देखिएगा चने के अंदर। अब ये जो छोटी छोटी गांठें होती हैं इनके अंदर माइक्रोब्स रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, देखिए कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पौधा जो है वो तो इन माइक्रोब्स को रहने के लिए जगह दे रहा है, बदले में ये माइक्रोब्स जो है वो पौधे को, मिट्टी में जो नाइट्रोजन है उसको पौधे को उपलब्ध करा रहे हैं। तो दोनों के साथ रहने से दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, इसे कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब होता यह है कि ये राइजोबियम या जो और भी माइक्रोब्स होते हैं इस तरह के, ये क्या करते हैं कि वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है उसको उपयोगी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में बदल देते हैं। वो कौन ले लेता है, प्लांट्स। इन प्लांट्स को जब हम खाते हैं या एनिमल्स खाते हैं तो ये पहुंच जाता है किनके अंदर, हमारे अंदर। और हमारे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं या जीवों के नष्ट होने पर वापस हम कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी के ही अंदर। और मिट्टी के अंदर वापस ये किन तक पहुंच जाते हैं, मिट्टी के अंदर पौधों तक, और पौधों से वापस ये साइकिल लगातार चलती रहती है। तो ये है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि किसकी वजह से होता है, इन माइक्रोब्स की मदद से होता है। अब नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन साइकिल मतलब कि जो नाइट्रोजन है ये लगातार सीक्वेंस में किस तरीके से बदलती रहती है। तो देखिए जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ये कहाँ जाती है कि जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग मतलब जब बिजली चमकती है, या फिर क्या होगा कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये किसकी वजह से, जो बैक्टीरिया हैं वो इसे फिक्स कर देंगे। कौन से, राइजोबियम या जो भी बैक्टीरिया अभी हमने पढ़े। तो ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो इसको क्या कर देंगे, नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे। कौन, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जब इस नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स के अंदर। और लाइटनिंग वाली जो है, अब ये जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं ये कहाँ पहुंच जाते हैं, सॉइल के अंदर। और लाइटनिंग के द्वारा भी ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये भी कहाँ पहुंच जाती है, मिट्टी के अंदर पहुंच जाती है। अब ये जो सॉइल है, यहां से मान लीजिए कि कुछ जो बैक्टीरिया हैं ये इस सॉइल में से नाइट्रोजन को काम में ले लेते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, दोबारा गैसियस नाइट्रोजन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स हैं, ये मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आ गए इनको कौन ले लेता है, प्लांट्स। प्लांट्स को कौन काम में लेता है, एनिमल्स। और इन एनिमल्स की डेथ से या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से ये दोबारा कहाँ पहुंच जाती हैं, मिट्टी के अंदर। और इस तरह इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का लगातार चक्र चलता रहता है। दोबारा समझ लेते हैं इसको। देखिए ये हो गई हमारी नाइट्रोजन साइकिल। ये है देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एक एक वन बाय वन चलते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है बिजली चमकने से ये जो नाइट्रोजन है इसके कुछ कंपाउंड्स बन जाते हैं और ये कंपाउंड्स कहाँ पहुंच जाते हैं, मिट्टी के अंदर बारिश के साथ।
या फिर क्या होता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये इन बैक्टीरिया जो कि दाल की जड़ों में पाए जाते हैं उनके अंदर इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स के अंदर। ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स कहाँ पहुंच जाएंगे, मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर कुछ माइक्रोब्स तो ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को बदलते हैं नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को दोबारा किस में बदल देते हैं, नाइट्रोजन गैस में। तो एक सर्कल तो ये हो गया। दूसरा ये कि ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है मिट्टी से कहाँ चले जाते हैं, प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स को कौन खा लेता है, एनिमल्स। और एनिमल्स की डेथ से या फिर एनिमल्स के वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स वापस कहाँ पहुंच जाते हैं, सॉइल में। और इस तरह नाइट्रोजन का ये चक्र चलता रहता है वातावरण के अंदर, और हमारे अंदर नाइट्रोजन का बैलेंस बना रहता है। क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विटामिन्स, प्रोटीन्स, इवन हमारा डीएनए भी नाइट्रोजन कंपाउंड से बना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसकी हमें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दिस एंड्स द चैप्टर। ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हुआ और होप आपको अच्छे से समझ में आ गया और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। इजी चैप्टर है तो इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।